ए सोना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अपनी 16 साल की बेटी बुलबुल के कमरे में कदम रखते ही उसकी माँ अन्नपूर्णा ने पूछा कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है। दुल्हन के कपड़ों में बैठी बुलबुल एकटक आईने की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मुझे शादी नहीं करनी माँ, और मैंने सुना है जमींदार साहब बहुत गुस्से वाले हैं और मुझसे बड़े भी तो कितने हैं, बाबा की उम्र के हैं। और भी बहुत कुछ सुना है, मेरी सहेलियों ने बताया है मुझे उनके बारे में, वो बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं बोलते सोना, तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। तुम अगर जमींदार साहब से शादी कर लोगी तो हम सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, और जमींदार साहब की माँ खुद तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती है। अब चलो, देर मत करो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। उस रात 16 साल की लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के जमींदार से कर दी गई। हंसती खेलती बुलबुल जमींदार की बीवी बनकर उसकी आलीशान बंगले में आ गई। ओ तो सुंदर बहू, ओ तो सुंदर बहू, हर किसी के मुंह पर बस यही था। बुलबुल इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसकी नजर बस उस पर थम सी जाती। शादी की पहली रात जब बुलबुल डरी सहमी से अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी जमींदार उसके कमरे में आया और जमींदार को देखकर बुलबुल डर से सहम गई। और जमींदार ने बुलबुल को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे मेरे घर जाना है, मेरी माँ के पास। यही तेरा घर है आज से। तुझे तो अपनी खुशनसीबी माननी चाहिए कि तू इतने बड़े घराने की बहू बनकर आई है, और तू है कि अपने छोटे से झोपड़े में जाने के लिए रो रही है। इतना कहता हुआ जमींदार बुलबुल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, और तभी पूरी हवेली की बिजली गोल हो गई और उस कमरे में अंधेरा फैल गया। बुलबुल डर से चीख उठी, डरो नहीं, हम देखता है, तुम यहीं रहना। इतना कहकर जमींदार कमरे से बाहर निकल गया। जमींदार के जाते ही बुलबुल ने राहत की सांस ली। जमींदार को जाकर काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। बुलबुल की आंख नींद से खुल नहीं रही थी। वह वहीं बिस्तर के किनारे बैठी बैठी टेक लगाकर सो चुकी थी कि अचानक दरवाजे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से खटखटा रहा है। बुलबुल ने डर से कांपते हुए कहा, कौन है यहाँ? जमींदार जी, मुझे डर लग रहा है, कोई है क्या यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और सब फिर एकदम शांत हो गया। बुलबुल को लगा जैसे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर कोई है। बुलबुल धीरे से उठी और उसने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे को खोलकर देखा, उसने देखा काले लिबास में कोई उसके कमरे के बाहर से चलता हुआ जा रहा है। बुलबुल धीरे से बोली, कौन? लेकिन वो जो कोई भी था वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। बुलबुल को उस कमरे में अकेले डर लग रहा था, इसलिए वो तुरंत कमरे से बाहर निकली और बाहर आंगन की तरफ बढ़ गई। हवेली में शायद सब सो चुके थे, क्योंकि किसी की भी आहट का एहसास तक नहीं था। बुलबुल को इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ बहुत घबराहट हो रही थी। बुलबुल ने सोचा कि जमींदार जी तो कहाँ है पता नहीं, तो हवेली में किसी और को ही देखे ताकि किसी के पास बैठकर उसका डर कम हो। वो अपने कदम आगे बढ़ाई रही थी, रुक जा, कि पीछे से किसी के कड़क आवाज सुनाई दी। ये सुन बुलबुल के कदम जहां थे वहीं थम गए। उसने घबराते हुए पीछे पलटकर देखा और जल्दी से अपने सर पर पल्लू रख लिया। सामने जमींदार की बूढ़ी माँ खड़ी थी। वह बुलबुल के सामने आकर बोली, बुलबुल तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? बुलबुल ने घबराते हुए कहा, वो माँ, मुझे डर लग रहा था। बुलबुल की बात पर जमींदार की माँ बोली, डर लग रहा था? मेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं, हमारे कमरे के दरवाजे पर कोई था। जमींदार जी वही देखने गए थे कि वो कौन है, लेकिन अब तक वो आए नहीं, और मुझे किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, तो इसलिए मैं डर के मारे बाहर आ गई। बुलबुल की बात पर जमींदार की माँ खुद सोचने लगी और फिर बोली, मुझे पता है वो कहाँ होगा, तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे पति को अभी लेकर आती हूँ। बुलबुल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, और पीछे से जमींदार की माँ बोली, शादी हो गई और वो भी दोबारा शादी हुई। जिंदगी में किसी लड़की से शादी करनी है, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करके घर ले आया। इस उम्र में पहुंच गया है, तब भी इसकी हरकतें नहीं सुधरी। जाने कहाँ मुंह काला कर रहा होगा। इधर बुलबुल सहमी हुई सी एक बार फिर बड़े से गलियारे से होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। बुलबुल जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है।
बुलबुल जहां थी वहीं खड़ी रह गई। उसे घबराहट हो रही थी। वह डर के मारे पीछे नहीं पलट पा रही थी, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर किसी के सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। बुलबुल ने अपनी मुट्ठी को बंद किया और एकदम से पीछे पलटी, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके पीछे कोई नहीं था। बुलबुल ने अपनी आंखें बंद की और राहत से सांस लेती हुई बोली, बुलबुल तुमको डर लग रहा है? जमींदार जी की माँ ने कहा ना कि डरने की बात नहीं है, तुम सो जाओ। तुमको इतना बड़ा घर की आदत नहीं है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। खुद को तसल्ली देने के बाद बुलबुल ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वह भीतर जाने को हुई कि उसे पायल की छन छन महसूस हुई। बुलबुल ने देखा उसी गलियारे से एक काला साया चलकर आगे जा रहा था और उसी के पास से पायल की आवाज आ रही थी। यह देखकर बुलबुल की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपना पसीना पोंछा और बोली, ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था और ये काले लिबास में क्यों घूम रही हैं इस तरह? तभी बुलबुल के देखते ही देखते पूरे गलियारे में अंधेरा हो गया। दम अपने आप उस साये के पीछे पड़ गए। वह चलता हुआ साया रुका और फिर आगे बढ़ने लगा। बुलबुल भी धीरे धीरे उसके पीछे अपने कदम बढ़ाने लगी। उसने देखा कि सिर्फ गलियारे में ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली में जहां चहल पहल और रौनक थी, बिल्कुल शमशान सा सन्नाटा फैला हुआ था और कहीं भी ना सजावट, ना लाइट्स, ना कुछ भी नहीं। बुलबुल को हवेली में बहुत डर लग रहा था। अचानक बुलबुल के सामने से जा रही वो काली परछाई कहीं गायब हो गई और बुलबुल के कदम जहां थे वहीं थम गए। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया सिवाय अंधेरे के। तभी बुलबुल के कान में उल्लू की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें मिलकर रस्म कर रही हैं। और जैसे ही बुलबुल का ध्यान उस आवाज पर गया, बुलबुल ने चारों तरफ देखा और उसे लगा जैसे ये आवाज उसके बगल के कमरे से आ रही है। लेकिन अब तक बुलबुल खुद नहीं जानती थी कि वो चलती हुई कहाँ आ गई है, हवेली का कौन सा हिस्सा है। बुलबुल धीरे धीरे अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाने लगी और वो जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा दरवाजा बंद था। बुलबुल ने 2-4 बार कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन नहीं खुला। बुलबुल को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। बुलबुल ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे उस गलियारे में अंधेरा और सिर्फ साए साए करती हुई हवाएं थी, जिससे बुलबुल को एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। पीछे किसी को ना पाकर बुलबुल ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसने पाया कि जो दरवाजा अब तक बंद था वह बिल्कुल खुला हुआ था और पीछे से उसे किसी ने जोर से उस कमरे के भीतर धक्का दिया। बुलबुल लगभग गिरते गिरते बची और उसने पीछे पलटकर देखा तो एक बार फिर उसके पीछे कोई नहीं था। बुलबुल के कदम जैसे ही उस कमरे में पड़े, वह आवाजें आनी बंद हो गई। उसने देखा बहुत सारी औरतें गोल घेरे में अपने अपने चेहरों पर घूंघट डाले काली साड़ी में रस्म कर रही थी, लेकिन वो उल्लू नहीं बल्कि कुछ और ही था। उल्लू की आवाज जिस तरीके से होती है वैसा ही, लेकिन आवाज में वो कोई मंत्र का उच्चारण कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टोटका कर रही है और गोल गोल घूम रही थी। ये सब बुलबुल को बहुत अजीब लगा। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है आप लोग और ये इस तरह से ये सब क्यों कर रहे हैं, वो भी काली साड़ी में? आज तो शुभ मौका है ना, तो ये काली साड़ी क्यों और हवेली के बाकी लोग कहाँ हैं? बुलबुल के सवाल पूछते ही वो औरतें एक तरफ हो गईं और बुलबुल ने देखा जमीन पर उसके पति का शरीर पड़ी हुई है और वो औरतें उसी के इर्द गिर्द ये उल्लू की रस्म कर रही हैं। ये देखकर बुलबुल जोर से चीख पड़ी और वहीं दीवार के पास दम से बैठ गई और अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। बुलबुल का पूरा शरीर कांप रहा था। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे घर जाना है। बुलबुल यही चीज बार बार दोहरा रही थी और रो रही थी और बुलबुल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। और अब तक जो जमींदार को घेरे खड़ी थी वह बुलबुल को घेर कर खड़ी हो गई। उसमें से एक औरत बुलबुल के पास बैठ गई और बुलबुल के चेहरे को छूती हुई बोली, तुम डरो मत, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर बुलबुल ने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हालांकि बुलबुल उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उन सब की हंसी को महसूस कर पा रही थी।
आखिर क्या हो रहा था बुलबुल की शादी की पहली रात, और कौन थी ये औरतें, और क्यों कर रही थी ये सब कुछ, और ये सब कुछ बुलबुल के लिए कर रही हैं। इस बात से क्या मतलब था उनका, आखिर क्या मकसद था जमींदार को मारने के पीछे का उन औरतों का, और क्या वो बुलबुल को भी मार देंगी। जानने के लिए देखिए बुलबुल पार्ट 2। चंद्रमा की रोशनी अपने पूरे शबाब पर थी। पूरे आसमान के साथ साथ धरती भी चंद्रमा की रोशनी से नहा रही थी। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था मानो प्रकृति का कोई उत्सव चल रहा हो। मगर प्रकृति के इस उत्सव के दौरान जंगल के बीचों बीच स्थित पहाड़ी पर भेड़ियों का समूह रुदन कर रहा था। उनके रुदन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव उसकी दहशत से कांप रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे तो कुछ चौराहे पर खड़े होकर इसके बारे में बातें कर रहे थे। लगता है आज कुछ तो अनर्थ होने वाला है, तभी तो जंगलों के बीच से भेड़ियों की रुदन की आवाजें आ रही है। मुझे इस गांव में रहते हुए इतना समय हो गया, मगर आज तक कभी भेड़ियों का इस तरह से रुदन नहीं सुना। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज गांव में सभी लोग सतर्क रहना, कोई भी हलचल हो तो तुरंत एक दूसरे को सूचित कर देना। सरपंच की चेतावनी के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में सतर्क थे, मगर रुदन की आवाज के अलावा पूरे गांव में कुछ भी अनहोनी नहीं हुई थी। अगली सुबह जब सब कुछ सही सलामत था तो सबने राहत की सांस ली। सुबह सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। गांव का ही लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंचा तो उसने देखा गांव की सीमा के बाहर जंगल के बीच एक खूबसूरत सी कुछ माह की लड़की अकेली थी। वहां उसके आसपास कोई भी नहीं था। यहाँ पर आसपास कोई है क्या? किसकी बच्ची है ये? ऐसे बीच जंगल में बच्ची को अकेला छोड़ दिया? क्या तुमको पता नहीं कि इस जंगल में जंगली जानवर भी बहुत सारे हैं? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कोई है क्या यहाँ पर? कोई भी जब बहुत देर तक वहाँ पर नहीं आया तो वो लड़की अकेले भूख के मारे रोने लगी। लकड़हारे से उस बच्ची की हालत देखी नहीं गई तो उसने उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया। उस लड़की की निगरानी कर रहे दो भेड़िए वापस जंगल में जाकर कहीं खो गए। लकड़हारे की गोद में एक नन्ही सी बच्ची को देखकर, ये किसकी बच्ची ले आए हो? कौन है ये? पता नहीं कौन अपनी संतान को जंगल के बीचों बीच छोड़कर गया। बहुत ढूंढने के बावजूद भी इसके माता पिता या कोई वहाँ पर नहीं मिला। अब इसका क्या करोगे? सोच रहा हूँ इसे सरपंच जी को दे दूं, वही इसका कुछ फैसला करेंगे। सरपंच जी को दे दोगे? अरे उनके घर में तो कोई नहीं है उनकी देखभाल करने वाला। उनके बच्चे शहर रहते हैं, वो यहाँ पर अकेले हैं। इस बच्ची की देखभाल क्या कर पाएंगे? मेरी मानो तो इसे हम लोग रख लेते हैं। जब कोई इसका माँ बाप इसे ढूंढते हुए आएगा तो हम उसे दे देंगे। मगर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात ठीक नहीं लग रही थी। किसी और के बच्चे को अपने साथ रखना। उसकी पत्नी के बार बार समझाने पर उसने अपनी पत्नी की बात मान ही ली। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। जब वो छोटी सी बच्ची लकड़हारे के साथ सुरक्षित थी तो दूसरी तरफ जंगल में भेड़िए खुशी मना रहे थे जो उनका रुदन चल रहा था। आज आसमान की ओर देखकर एक साथ हुंकार भर रहे थे। समय बीतता गया। कुछ ही सालों में वो लड़की जवान हो गई। उसकी जवान होने की प्रक्रिया आम लड़कियों से ज्यादा तेज थी। उसका ज्यादातर समय जंगलों में ही बीतता। लकड़हारे के साथ जाती और फिर जंगलों में जाकर गायब हो जाती। शाम को उसी के साथ लौटकर आ जाती। लकड़हारा और उसकी पत्नी की लाख कोशिश के बावजूद भी उसने बोलना नहीं सीखा। इशारों में ही अपनी बात उन दोनों को समझा देती। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? जब हमें ये मिली थी इसकी उम्र मुश्किल से 4 या 5 दिन की थी। उस हिसाब से तो अभी सिर्फ इसे 6 साल का होना था, लेकिन ये किसी 20-22 वर्षीय युवती की तरह नजर आने लगी है। वही मैं भी सोच रहा था, कहीं हमने इसे पाल कर गलती तो नहीं करी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की वहां पर आ गई। उसके हाथ में एक मुर्गा था। लड़की ने इशारे से कहा कि उसे भूख लगी है और उसे मुर्गा खाना है। मगर आज लकड़हारे की पत्नी थोड़ी सी उससे नाराज थी, इसलिए उसने मुर्गा बनाने से मना कर दिया। गुस्से में अपने दांतों से ही उस मुर्गे को चीरकर कच्चा खा गई। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसका ये रूप देखकर दोनों पति पत्नी बुरी तरह से डर गए। कुछ देर बाद जब वो वापस जंगलों में चली गई तब उसकी पत्नी घबराते हुए लकड़हारे से बोली,
मैं तो कहती हूँ इसकी शादी कर देनी चाहिए तो इससे छुटकारा मिल जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो, वो अभी केवल 6 साल की है। ये सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। पहले तो केवल दिन के वक्त जंगल में रहती थी, आजकल रातों में भी गायब रहती है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो उसके पहले ही इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, उसी में समझदारी है। लकड़हारे को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने तुरंत ही उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसकी शादी करने में तकलीफ नहीं आई। कुछ दिनों में उसकी शादी करके दोनों पति पत्नी उससे विदा कर दिए। कुछ दिनों तक तो वो लड़की अपने ससुराल में अच्छी तरह से रही, मगर फिर पूरे दिन जंगलों में रहती थी। कुछ दिनों के बाद वो रातों को भी घर से गायब रहने लगी और सुबह होते ही घर लौट आती। एक दो बार उसके सास ने सुबह सुबह घर पर आते हुए देख लिया तो वो उससे सवाल जवाब करने लगी। वो गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दी और बोली, कोई सवाल जवाब नहीं। उस दिन उसकी सास मरते मरते बची, तो उसके बाद उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, मगर मौका मिलते ही अपने बेटे को उसकी सारी सच्चाई बता दी। उसका पति भी उससे नाराज रहने लगा, मगर ना जाने क्यों उसके मुंह में कुछ इस तरह बंधा हुआ था कि वो उससे कुछ बोल नहीं पाया। सास और पति की नाराजगी समझ में आ रही थी, मगर ना जाने क्यों वो भी खामोश थी। अब उसने रातों को घर से निकलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ भी उसे चाहिए उसे पाने के बाद अब उसे रातों को यहीं रुकना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद जब उसने अपनी गर्भावस्था के बारे में अपने पति और सास को बताया तो सास ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह बच्चा उसके पेट का है, मगर उसने उन लोगों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। उसका पति तो उसकी बात मान गया, मगर उसकी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। उसी रात बहुत दिनों के बाद वह लड़की जंगलों में गई थी। आसमान पर चांद खिलकर चमक रहा था, पूरा आसमान उसकी रोशनी में नहा रहा था। पहाड़ पर ढेर सारे भेड़िए खड़े होकर मानो किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह लड़की वहां पहुंची, सारे भेड़िए अपनी जगह पर खड़े होकर तेजी से पुकार करने लगे, मानो उसका स्वागत कर रहे हो। लड़की भी न डरी उन भेड़ियों के बीच से निकलती हुई एक गुफा में पहुंची। वहां पर आधा मानव और आधा भेड़िया बिल्कुल मरणासन स्थिति में था। उस लड़की को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक जोर से हुंकार लगाई तो बदले में उस लड़की ने भी तेजी से हुंकार लगाई और उसी की तरह आधे मानव और आधे भेड़िए में बदल गई। तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? लड़की ने नाम में सिर हिलाया और अपने पेट पर हाथ रखकर इशारे से बताया कि वो गर्भवती है। जैसे ही उसने ये कहा, उस बुजुर्ग भेड़िए ने ऊपर मुंह उठाकर हुंकार लगाई तो उसकी आवाज सुनकर गुफा के बाहर खड़े दूसरे भेड़िए भी गर्दन ऊपर करके एक साथ हुंकार लगाने लगे। बस कुछ दिनों की बात है और तुम वापस अपने घर लौट आओगी, अपना ध्यान रखना। कहते हुए उस भेड़िए ने उसके सर पर हाथ रख दिया। वो लड़की अब वापस पहले की तरह आम इंसान के रूप में आ गई थी, मगर आज जब सुबह होते होते घर लौटी तो उसके पति ने भी उसे लौटते हुए देख लिया था, मगर वो गर्भवती थी, इस कारण उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। जब से उसकी गर्भावस्था की बात भेड़िया समुदाय को पता चली थी, हर रात में लोग उसकी निगरानी करने के लिए उसके घर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और रोज रात जंगल में जश्न मनाते। वो लड़की सारी रात अपने कूबने के लोगों की आवाज सुनकर खुश होती, मगर गांव के लोग परेशान हो चुके थे। हर रात एक दो भेड़िए मौत की घाट उतर रहे थे। इधर उस लड़की का गर्भ तेजी से बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो 9 महीने के गर्भ से हो। उसकी सास और उसके पति दोनों अब उसे शक की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि अभी उसकी शादी को मात्र 4 महीने ही हुए थे। ऐसे में 9 माह की गर्भावस्था उनके शक को पुख्ता कर रही थी। वही मैं कहूँ, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? किसी और का पाप मेरे सर पर मर दिया। तुम सारी रात बाहर रहती थी, पर मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया, मगर किसी और के पाप को मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। कहते हुए उसने धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो गिर गई और दर्द से कराहने लगी। वो हाथ जोड़कर उसे शांत रहने को बोल रही थी, मगर उसका गुस्सा उसे कुछ भी समझने नहीं दे रहा था। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो वो खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। तभी कुछ भेड़िए आकर उसके सामने खड़े हो गए। कुछ भेड़िए उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। वो दर्द से कराह रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वो बुजुर्ग भेड़िया वहां पर प्रकट हुआ।
उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। उसने उसके पति के चेहरे पर अपने पंजे से एक जोरदार वार किया, जिससे वह वहीं जमीन पर धूल चाटने लगी। मगर उस लड़की ने जोरों से चीखकर उस भेड़िया मानव को उसे मारने से मना किया। कुछ देर बाद ही प्रसव पीड़ा से गुजरते हुए उस लड़की ने एक भेड़िया मानव को जन्म दिया और देखते ही देखते वह खूबसूरत सी लड़की एक भेड़िया में बदल चुकी थी। उसके पहने नाखून और दांत उसके चेहरे को बहुत ही भयानक रूप प्रदान कर रहे थे। वह धीरे धीरे चलते हुए अपने पति के पास पहुंची तो वो डरते हुए दूर हटने लगा। डरो मत, हम भेड़िया लोग तुम इंसानों की तरह नहीं होते हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे कुल देवता के आदेशानुसार हर 100 साल में किसी एक भेड़िया को किसी मनुष्य के साथ अपने भेड़िया कुल के लिए वंश को जन्म देना होता है। मानव के इस उपकार के बदले हम लोगों से अपनी ताकत और कुछ जंगल के बारे में रहस्य बताते हैं। इस बार मानव जाति में आने के लिए मेरा चयन किया गया था, मगर हमको खुद नहीं पता था कि मानव खुद इतना जानवर बन चुका है कि किसी अबला नारी पर उस पर हाथ उठा सकता है। भेड़िया जाति का कोई रहस्य नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हारे इस उपकार के लिए तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। चले जाओ यहाँ से। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो सब कुछ भूलकर बेहोश हो गया। कुछ भेड़ियों ने उसे उठाकर जंगल के बाहर छोड़ दिया। आज भेड़ियों को उनका वंशज मिल चुका था। पूरे जंगल में बहुत खुशी का माहौल था। रात के करीब 1 बज रहे हैं। पूरे शहर में मौत की शांति पसरी हुई है, पर कॉल सेंटर के अंदर चारों तरफ फोन बजने की आवाजें ही गूंज रही थी। कोई हिंदी में बात कर रहा था तो कोई इंग्लिश में। सभी अपने कस्टमर से बात करने में बिजी थे कि अचानक एक चीख से सब कुछ शांत हो गया। सभी लोगों के हाथ पैर जम से हो गए। अगले ही पल कॉल सेंटर की लाइट भी चरमराने लगी। सबको अपने आप ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे वो किसी कमरे में बंद हो। सब अपने चेहरे पर सवाल लिए एक दूसरे को देख रहे थे। ये तो सुमोना की आवाज है, तो वो बाथरूम गई थी। खुद से कहते हुए पूनम जब बाथरूम में गई तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे और सिंक में टैप से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था। इस पर भी पूनम ने जब दीवारों पर देखा तो किसी ने खून से साफ साफ लिखा हुआ था, मैं वापस आ गई हूँ अपना बदला लेने। पूनम दीवार पर लिखा भी पढ़ी रही थी कि तभी उसे अपने सिर पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने जब ऊपर देखा तो डर के मारे उसका दिल उसके हाथ पर आ गया। एक लड़की की सड़ी हुई लाश उसके सिर के ठीक ऊपर हवा में झूल रही थी। लेकिन जब उस लाश ने अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर अपने नुकीले दांत से पूनम पर हमला करना चाहा, तो पूनम खुद ब खुद अपने आप ही पीछे हो गई और बाथरूम से बाहर आ गई। उसने कोशिश भी की कि उसने जो अंदर देखा वो सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कोई उसकी बात पर यकीन करेगा या नहीं। तो इस बात को अपने ही मन में दबा वो चुप रही और पुलिस के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही पलों में कॉल सेंटर में पुलिस का जमावड़ा लग गया और पंचनामा कर पुलिस वालों ने कॉल सेंटर को 1 हफ्ते तक बंद रखने की हिदायत दी। लेकिन कॉल सेंटर के मैनेजर ने पुलिस का कहा नहीं किया और अगली रात भी कॉल सेंटर में सभी लोगों को काम करने के लिए बुला लिया गया। सब पिछली रात के हुए हादसे का सोचकर डरे सहमे से थे। पूनम के मन में भी लगातार बस सुमोना का ही ख्याल आ रहा था, पर इससे पहले उसकी सोच और गहरी हो पाती, इस बार किसी लड़के के चीखने की आवाज आई, जिसे सुन सबके मन में पहला ख्याल मौत का ही आया था। इस बार मैनेजर ने जब मेल बाथरूम में जाकर देखा तो खून खून चीखता हुआ उल्टे ही वापस दौड़ पड़ा। आज रात भी इस कॉल सेंटर में किसी लड़के ने खुद को चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतार लिया था। एक बार फिर पुलिस कॉल सेंटर में आकर लोगों से पूछताछ करने लगी। दीदी यार इतनी टेंशन मत लो, एक तो आज मेरे काम का पहला दिन है और तुम हो कि सुबह सुबह मुंह फुलाई बैठी हो। अच्छा क्या बात है, बताओ तो सही। कुछ नहीं दिव्या, तू नहीं समझेगी। अभी नई नई आई है ना तू इस कॉल सेंटर में, धीरे धीरे तुझे भी सब पता चल जाएगा। इतना कहकर पूनम दिव्या को छोड़ अपने कमरे में चली गई। दोनों जब अपनी रात की शिफ्ट के लिए साथ में ऑफिस पहुंचे तो मैनेजर ने पूनम के आते ही उसे अपने कैबिन में बुला लिया। दिव्या को लगा कि शायद मैनेजर ने उसे किसी काम से बुलाया था, लेकिन जब 2 घंटे तक भी पूनम वापस नहीं आई तो दिव्या झिझकते हुए मैनेजर के कैबिन में चली गई और कैबिन में जो उसने देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी।
उसकी दीदी पूनम और मैनेजर किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वो अपनी दीदी को इस हाल में भी देखेगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूनम दीदी, आपकी शादी तय हो गई है और तुम यहाँ किसी और के साथ? छी, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी दीदी कहते हुए। अगर गांव में किसी को पता चला तो आपके साथ साथ मेरे घर वाले भी बदनाम हो जाएंगे। ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार भी माँ बाबा का ख्याल नहीं आया? उन्हीं के लिए तो ये कर रही हूँ। तेरा क्या है, तेरे घर में तो 2 बड़े भाई हैं जो दहेज में तुझे सोने से तोल देंगे, लेकिन मेरे घर में तो मेरे बाद 4 बहनें और हैं। उनका क्या होगा? उनका भी तो हक बनता है कि उनके माँ बाप भी उनकी शादी अच्छे घर और अच्छे लड़के से करवाएं। और अच्छा घर, अच्छा लड़का दहेज देखता है। पैसा जो मैनेजर मुझे देता है उसके साथ सोने के लिए, उसे मजा देने के लिए। तू कभी मुझे समझ ही नहीं सकती है, इसलिए अपना काम कर और मेरे मामले में दखल मत दे। नहीं, मैं जानबूझकर तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। मैं कल सुबह ही आपके माँ पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हम जरूर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। इतना कहकर दिव्या ऑफिस से चली गई। पूनम ने बाहर जाकर दिव्या को ढूंढा भी, पर दिव्या का कुछ पता नहीं चला। लेकिन शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर पहुंची तो उसका सारा सामान गायब था। वह गुस्से में रात को ही वापस अपने घर जबलपुर चली गई। तो उसके बाद आपने फिर कभी दिव्या से बात नहीं करी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जो नंबर उसने मुझे दिया था वो नॉट रीचेबल आ रहा था। चाहे तो मैं आपको वो नंबर भी दे सकती हूँ। दरअसल पूनम इंस्पेक्टर साहब को अपना पूरा बयान लिखवा रही थी, क्योंकि जब से कॉल सेंटर में आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ है उससे 1 हफ्ते पहले से ही दिव्या भी गायब है, जिसकी रिपोर्ट तो किसी ने भी नहीं लिखी। लेकिन कॉल सेंटर में मौजूद हर किसी के बयान में दिव्या का जिक्र जरूर था। कोई उसके रूप की तारीफ करता तो कोई उसके गुणों की। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने 10 दिन के लिए कॉल सेंटर बंद कर दिया। पर इन 10 दिनों के लिए पूनम सीधा मैनेजर के फार्म हाउस चली गई। फार्म हाउस पहुंचकर उसने जब फ्रीज खोलकर देखा तो उसे दिव्या की लाश फ्रीज में पड़ी हुई उसे ही देख रही थी, जिसे पूनम और मैनेजर ने मिलकर मारा था। दरअसल कॉल सेंटर के बाहर जब दिव्या और पूनम दोनों बातें कर रहे थे तभी सारी बात मैनेजर ने सुन ली और अचानक ही दिव्या के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। ये क्या किया तुमने? वो मेरे गांव से है, कुछ हो गया तो इसके घर वाले मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस अंदर जाओ, बाकी मैं सब संभालूंगा। बहुत वक्त हो गया है किसी लाश से अपनी भूख मिटाए हुए। इतना कहकर मैनेजर ने दिव्या को अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और अपने फार्म हाउस चला गया। वहां जाकर पहले तो उसने मन भर दिव्या के जिस्म को नोचा, उससे अपनी हवस की प्यास बुझाई और फिर तड़पा तड़पा कर उसे जान से मार दिया। और दोनों इन छुट्टियों में फार्म हाउस पर दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने ही आए थे। मगर हर बार की तरह सब काम छोड़कर दोनों ने एक दूसरे के जिस्म से पहले अपनी काम वासना बुझाई और थक कर सो गए। रात के करीब 3 बज रहे थे कि अचानक ही पूनम की नींद खुली। उसने दूर से किसी के बहुत दर्द से चीखने की आवाज सुनी थी। मुझे बचाओ, कोई है क्या? कोई मुझे सुन रहा है? मैं मरना नहीं चाहता, कोई तो मेरी मदद करो। पूनम ने जब आवाज का पीछा किया तो डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया था। उसकी आंखों के सामने ही मैनेजर मुस्कुराता हुआ अपने ही हाथ से मांस नोच कर खा रहा था। विवान, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? मैं कहती हूँ होश में आओ। इतना कहकर पूनम भी मैनेजर को देख उसके पास जाने को हुई ही थी। तभी मैनेजर गुस्से में उठ खड़ा हुआ और बेहद डरावनी शक्ल में मुस्कुराता हुआ बोला, दीदी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी दिव्या का नाम सुनते पूनम उल्टे पैर दौड़ पड़ी। उसे समझ में आ गया था कि मैनेजर ने अपना ये हाल खुद नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे दिव्या का हाथ है और शायद वो अब जिंदा नहीं बचेगी। यही सोचकर पूनम अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही लड़खड़ा वो जमीन पर गिरी, मैनेजर के शरीर को अपने कब्जे में की हुई दिव्या की आत्मा ने अपने नाखूनों से पूनम की छाती चीर डाली। लेकिन मैनेजर जिंदा बच गया था। बाद में उसने कॉल सेंटर में हुए सारे खून के इल्जाम अपने सिर पर ले लिए और जेल जाने के 3 महीने बाद ही जेल में खुदकुशी कर ली। और जब ये बात गांव में पहुंची तो दिव्या के परिवार वालों ने पूनम के घर वालों को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद दिव्या की लाश आज भी फ्रीजर में पड़ी हुई है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है।